स्टोइक्स ये क्यों कहते थे कि तमाम जज्बात जो हैं वो हम अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, प्यार के जज्बात, नफ़रत के जज्बात, खुशी और गम के जज्बात निकाल दें। उनकी ये समझ थी, वो इस तरह देखते थे चीज़ों को कि एक तरफ है अक्ल और दूसरी तरफ है जज्बात। अक्ल वो रोशनी है, अक्ल वो चीज़ है जो कि इंसान की कुदरत और फितरत के साथ जुड़ी हुई है, जो कि इंसान से दुरुस्त फैसले करवाती है। और जज्बात वो चीज़ हैं, चाहे वो प्यार के हों या नफ़रत के हों, जज्बात हमेशा वो चीज़ हैं कि जिसके नतीजे में इंसान हमेशा गलत फैसला करता है, गलत जजमेंट करता है। लिहाजा अगर हम जज्बात अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो हमेशा हम दुरुस्त फैसले करेंगे, क्योंकि सिर्फ पीछे अक्ल की क़ुव्वत रह जाएगी जो हमारे तमाम फ़ैसलों की बुनियाद होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है बुनियादी तौर पे कि वो ये कहते थे कि इंसान को बिल्कुल रोबोट बन जाना चाहिए, अगरचे उस ज़माने में रोबोट्स तो नहीं थे, मगर वो ये कहते थे कि जज्बात पे काबू पाना, अक्ल के ज़रिए जज्बात पे काबू पाना सबसे ज़रूरी। और इसके लिए वो ये तरीका अपनाते थे कि वो ये कहते थे कि हमें एक एस्थेटिक लाइफस्टाइल गुजारना होगा। ये नहीं कि हमें गुर्बत में रहना होगा, मगर ये कि हमें अपने आप को मादी चीज़ों से दूर करके अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा, एक सख्त डिसिप्लिन अपने ऊपर लागू करना होगा। और उसके नतीजे में हम लॉजिक के ज़रिए, कंसंट्रेशन के ज़रिए, रिफ्लेक्शन के ज़रिए, सोच के ज़रिए, चीज़ों को समझने के, पढ़ने के ज़रिए हम जो है अपने जज्बात पर काबू करके इल्म की और अक्ल की रोशनी में अपने तमाम फैसले करें, तो तभी हम खुश रह सकेंगे, तभी हमें दिली चैन और सुकून मिलेगा। लिहाजा आखिर में ये कि जिस तरह सोक्रेटिस ये कहता था कि नॉलेज इज़ वर्च्यू, वर्च्यू इज़ नॉलेज, इस तरह स्टोइक्स ये कहते थे कि टू लिव अकॉर्डिंग टू रीज़न एंड नेचर इज़ वर्च्यू। हम अच्छाई जो है वो ये है कि कुदरत और फितरत के बिल्कुल हिसाब और किताब के अंदर रहना, उसके साथ एक हो जाना। एंड वर्च्यू इज़ सफिशिएंट फॉर हैप्पीनेस। अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप अक्ल की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ये कहते थे कि असल फ़िलासफ़र वही होता है कि जिसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल जैसा सिनिक्स कहते थे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, खैर वो तो बिल्कुल ही किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उनको। स्टोइक्स भी कम बेश यही कहते थे कि असल फ़िलासफ़र वो ही है कि जिसको मादी चीज़ों की ज़रूरत ना, उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ मादी चीज़ों की, मगर उसकी ज़िंदगी में कोई मसला भी हो, कोई मसले मसाइल हो, जो मर्ज़ी हो, उसको दुख गम मिले अपनी ज़िंदगी में, खुशी भी मिले, तो उसका इन चीज़ों का उसकी ज़िंदगी पर, उसके जहन पे, उसके दिल और दिमाग पर कोई असर ना हो। वो ये कहते थे कि अगरचे तमाम जो बुरी चीज़ें हैं वो बराबरी से ही बुरी हैं, मगर ये नहीं वो कहते थे कि इंसान को अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहिए। वो ये नहीं कहते थे कि इंसान को गुर्बत में रहना चाहिए, फटे हुए कपड़े पहनने चाहिए वगैरह वगैरह। नहीं, वो ये कहते थे कि इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और वो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है बल्कि अच्छाई का हिस्सा है, वो भी वर्च्यू है। मगर ये कि जो हाईएस्ट वर्च्यू है, जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्च्यू है, वो ये है कि अक्ल को हावी किया जाए और दूसरी चीज़ को छोड़ा। इसमें वो किन चीज़ों को, 4 चीज़ों को बुनियादी तौर पे गिनते थे। 4 उनके बेसिक वर्च्यूज़ थे। नंबर 1 विजडम, नंबर 2 करेज, बहादुरी, नंबर 3 जस्टिस, इंसाफ, और नंबर 4 टेम्परेंस, यानी कि अपने ऊपर काबू पाना। कुदरत से जो असूल व कवानीन वो लेते थे उसको वो कहते थे नेचुरल लॉ, और उनका ये तसव्वुर था कि एक कुदरती फितरी कानून है इंसान के अंदर भी और ज़िंदगी के अंदर भी, और अगर हम उस कुदरती कानून, उस नेचुरल लॉ के मुताबिक अपनी सियासी ज़िंदगी और अपनी ज़ाती ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर ही हम असल में अमन पा सकेंगे। स्टोइक्स जो थे वो एक ऐसे दौर में लिख रहे थे, पढ़ रहे थे कि जब पूरी एशिया से, पर्शिया से, इंडिया से ये तमाम ख्यालात जो हैं वो ग्रीस के अंदर आ रहे थे। तो स्टोइक्स जो थे ऐसे लोग थे, ऐसे फ़िलासफ़र्स थे जो बहुत ही ओपन माइंडेड थे, वसीउल कल्ब थे, और वो ये चाहते थे कि दूसरे कल्चर से सीखा जाए। बल्कि वो अपने आप को कभी कभार तो अपने आप को वो ग्रीक्स कहते ही नहीं थे, वो कहते थे कि हम तो वी आर सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के शहरी हैं, हम किसी एक ममलिकत के शहरी नहीं, हम किसी एक रियासत के भी शहरी नहीं। ये जो लफ्ज़ है सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि ये स्टोइक्स ने ही ये टर्म जो है वो दरियाफ्त की थी। इसमें मिसाल के तौर पे लोग स्टोइक्स और सिनिक्स वगैरह कहा करते थे, आई एम नॉट अ एथेनियन और अ कोरिंथियन बट अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। मैं ना एथेंस का शहरी हूँ, ना कोरिंथ का शहरी हूँ, मैं तो दुनिया का शहरी हूँ।
میں سمجھتا ہوں اسٹوئک فلسفی کا جو سب سے اہم اور سب سے خوبصورت پہلو تھا وہ یہ تھا کہ وہ غلامی کے نظام کے بھی خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہر انسان جو ہے وہ برابر ہے، برابر پیدا ہوا ہے، قدرت میں سے ہی قدرت کا حصہ ہے اگر ہر انسان، اور قدرتی قانون اور قدرتی فطرت سے وہ پیدا ہوا ہے تو پھر ہر انسان بنیادی طور پہ برابر ہے۔ وہ اس میں تفریق نہیں کرتے تھے، لہٰذا وہ یہ کہتے تھے کہ غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ غلط سلوک ہو رہا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، بلکہ ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ مزید وہ یہ کہتے تھے کہ دولت اور شہرت اور رینک اور سٹیٹس جو ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ہر انسان بنیادی طور پہ اپنے اعمال سے، اپنی سوچ سے جو ہے وہ اچھا یا برا تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور کسی حوالے سے وہ اچھا یا برا نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ پوری انسانیت کے اندر ایک بھائی چارہ ہونا چاہیے، ایک مساوات اور ایک برابری ہونی چاہیے۔ اسٹوئک فلسفی جو ہے وہ اس نے روم کو بہت بڑے پیمانے پر اثر کیا، کئی سارے فلسفرز کو پیدا کیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ روم کی جو بنیادی فلسفی تھی وہ اسٹوئسزم کی تھی۔ اس میں کیٹو ہے، اس میں ایپیکٹیٹس ہے، اس میں سسرو ہے، اس میں مارکس اوریلیس ہے، اس میں سینیکا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اسٹوئسزم نے کرسچن فلسفی کو بھی بہت انفلوئنس کیا، اور آپ شاید اس چیز پہ حیران ہو کہ اسٹوئسزم نے مسلم فلسفی پہ بھی اثر کیا۔ اور سب سے آخر میں اسٹوئکس کا جو سب سے بڑا شاید انفلوئنس ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ تصور دیا کہ انسانیت جو ہے وہ بنیادی طور پہ مقدس ہے، کیونکہ انسان اور قدرت میں کوئی فرق نہیں، اور قدرت کے وہ تمام فطری قانون، مادے کے اندر وہ تمام قانون، اور انسان کے اندر وہ عقل، وہی عقل قدرت کے اندر، وہی مادہ انسان کے اندر، لہٰذا انسانیت جو ہے وہ ایک مقدس چیز ہے، انسان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس بنیادی تصور سے ہیومنسٹ فلسفی نکلتی ہے، اور اس کا کریڈٹ، سب سے پہلا کریڈٹ اسٹوئکس کو ملتا ہے۔